अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, वो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आज एक्सप्लेन करना है वो है डिफरेंस बिटवीन इनवेरिएंट पॉइंट एंड इनवेरिएंट लाइन। पहला आज पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन इनवेरिएंट पॉइंट एंड इनवेरिएंट लाइन। ये पहले देखना चाहिए, इन दोनों में फर्क है। इनवेरिएंट पॉइंट और इनवेरिएंट लाइन में फर्क, ठीक है कि नहीं है? और वो क्या फर्क है, वो ये है। फर्ज करें कि ये एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें कि ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स, और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट्स। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का मामला पेश आता है। जब आप ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ ये चीज आती है। अब नोट करें कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट इमेज है। आप देखें कि 03 अपने ऊपर ही मैप हो गया, 03 चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 0,3 इज इनवेरिएंट पॉइंट। 0,3 is invariant point under the transformation represented by matrix -1,0,0,1 एंड यू कैन सी कि ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस थी। तो जब ये मैट्रिक्स जो है ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करता है। अगर ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करता है तो इसकी वजह से सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पे, सारे पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे। ये बात गौर से सुने कि सारे पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे। इसका मतलब 0,4 का इमेज 0,4 ही, 0,5 का इमेज 0,5 ही। तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस में वो मैट्रिक्स जो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करता है उसमें वाई एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो इनवेरिएंट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आ जाती है इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन में ये देखें कि इनवेरिएंट लाइन इनवेरिएंट पॉइंट से जरा फर्क है। अच्छा, अब ये चीज देखें कि ये एक मैट्रिक्स, जो पहचानने वाले हैं वो इसको फौरन पहचान लेंगे कि ये एनलार्जमेंट मैट्रिक्स, एनलार्जमेंट मैट्रिक्स which enlarges points by factor of 2। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या है, वो ओरिजिन। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के तहत आप देखें 1,1 कहां पहुंचा, 1,1 पहुंचेगा 2,2 पे। ठीक है, और 2,0,0,2 इसी मैट्रिक्स के तहत जो है 2,2 कहां पहुंचा, वो पहुंचा 4,4 पे। ठीक है, 4,4 कहां पहुंचा। अब देखें ये पॉइंट्स इस ट्रांसफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स तो मूव कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट्स मूव कर रहे हैं तो कहां कहां मूव कर रहे हैं ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस,
ये आपके पास y एक्सिस है, और ये देखें ये लाइन है y इज इक्वल टू x। और आप नोट करें कि लाइन y इज इक्वल टू x में जो पॉइंट 1 1 था, वो 1 1 था, वो उठ के किधर चला गया 2 2। इसका मतलब पॉइंट्स इनवेरिएंट नहीं है, पॉइंट्स इनवेरिएंट नहीं, पॉइंट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, पॉइंट्स के इमेजेस और तरफ आ रहे हैं। और इसी तरह से देखें 2 2 उठ के किधर चला गया, 2 2 उठ के चला गया 4 4, और 4 4 उठ के किधर चला गया, 4 4 उठ के चला गया 8 8। लेकिन वो पॉइंट्स मूव तो करते हैं, लेकिन रहते लाइन y इज इक्वल टू एक्स पाई। इसका मतलब ये है कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज इनवेरिएंट। line y is equal to x is invariant under the transformation represented by matrix 1 0, so matrix 2 0 and 0 2. In fact, line y is equal to x shall stay invariant under all the transformations which are represented by k 0 0. So line y is equal to x shall stay invariant under the transformations which are represented by k 0 and z. अब आप मुझे बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इनवेरिएंट पॉइंट और इनवेरिएंट लाइन का फर्क समझ में आया आपको कि नहीं बेटा? हेलो जी, मैं जो दोस्त हु जस्ट जॉइंड अस मैं बता देता हूं। देखो, मैंने आज लेक्चर शुरू किया है डिफरेंस बिटवीन इनवेरिएंट पॉइंट एंड इनवेरिएंट लाइन, फर्क है इन दोनों में। मेरा आज का लेक्चर इस बात पर। ये देखें, ये एक अब आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स इनवेरिएंट होंगे, क्योंकि इस तरह शीशे पे मक्खी बैठी हो तो वो उसका इमेज तो वहीं बनता है ना। तो वाई एक्सिस अगर मिरर है तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट्स वहीं रहेंगे। अब देखें, ये -1 0 0 1 है, ये 0 3 ऑब्जेक्ट है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 0 3 पर आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये इमेज। तो ये मैट्रिक्स जो है वो इट परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है इन वाई एक्सिस। तो ये देखिए, ये पॉइंट 0 3 क्या पॉइंट, और आप देखें इसका इमेज भी वही पॉइंट है। तो 0 3 इज इनवेरिएंट पॉइंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स दिस। और ये मैट्रिक्स करता क्या है, ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। इस मैट्रिक्स के तहत वाई एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इनवेरिएंट, इस पे जो लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो इनवेरिएंट। अब आप मुझे ये इनवेरिएंट पॉइंट है। अब आ जाती है इनवेरिएंट लाइन। इनवेरिएंट लाइन का मतलब ये, अब देखें, ये एक मैट्रिक्स है जो बेसिकली एक एनलार्जमेंट मैट्रिक्स है। इट परफॉर्म्स एनलार्जमेंट, इट एनलार्जेस पॉइंट्स फिगर्स बाय अ फैक्टर ऑफ 2। खाली पॉइंट्स नहीं कहें, इट एनलार्जेस पॉइंट्स एंड फिगर्स बाय फैक्टर ऑफ 2। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इसका जो है वो ओरिजिन, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, इसमें आपने ये 1 1 को शामिल किया, 1 1 को, तो 1 1 उठ के चला गया 2 2। ये देखिए, ये लाइन y इज इक्वल टू x में 1 1 जो है वो मैप हो गया 2 2 पे अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर यहाँ देखें, यहाँ पर ये 2 0 0 2 है, ये 2 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 4 हो गया। तो ये देखें, यहाँ से इसका मतलब है 2 2 उठ के चला जाएगा 4 4, और फिर इसी मैट्रिक्स के साथ 4 4 को मल्टीप्लाई करें। इसमें 1 1 ऑब्जेक्ट है, 2 2 इमेज है। यहाँ 2 2 ऑब्जेक्ट है, 4 4 इमेज है। यहाँ 4 4 ऑब्जेक्ट है और 8 8 इमेज है। तो आप देखें कि ये 4 4 उठकर 8 8 पे चला गया। इससे पता चला कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उठ के कहीं और चले जाते हैं, लेकिन रहते इसी लाइन पर हैं। इसका मतलब है ये लाइन इनवेरिएंट। लाइन इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि उसके पॉइंट्स इनवेरिएंट नहीं है। उसका मतलब है कि उस लाइन पे से जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं वो उठकर उसी लाइन पर आ जाते हैं। कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो बेटा, यहां नहीं तक सर। ठीक है? ठीक है। अब अगली बात गौर से सुने।
जब आपसे वो कहे और मेंशन करे इनवेरिएंट पॉइंट, जब वो बात इनवेरिएंट पॉइंट की करे, क्वेश्चन में बड़ा वाजिया लिखा हुआ हो इनवेरिएंट पॉइंट, तो फिर आपने मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के आगे जो पॉइंट यहां सपोज करना है, एग्जैक्टली वही पॉइंट यहां सपोज कर। ठीक है कि नहीं है ये बात। और जब वो कहे इनवेरिएंट लाइन थ्रू द ओरिजिन, अभी हम वो वाली इनवेरिएंट लाइंस नहीं पढ़ रहे जो अदर देन ओरिजिन हो, वो मुश्किल हो जाती है। इनवेरिएंट लाइन थ्रू द ओरिजिन की बात करेगा उसमें बेटा पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि देखें आप एक पॉइंट सपोज करते हैं, ये वाला पॉइंट, इसे आप कहते हैं x कॉमा एम एक्स। बेसिकली ये पॉइंट आपको पता है x y था, लेकिन चूंकि y x के साथ रिलेटेड है एम एक्स की शक्ल में, लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसका मतलब है ये x एम एक्स की शक्ल में आप इसे सपोज कर सकते। हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में कहा गया कि आप उसके पर्सपेक्टिव से इनवेरिएंट लाइन की इक्वेशन ढूंढे, तो यहां पर हम x एम एक्स लेते थे और फिर हम कहते थे वही पॉइंट उठकर किसी दूसरे पॉइंट पे चला गया और उसको हम कैपिटल X कॉमा M कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते थे और वो यहां पर यूं आ जाता। सो सिमिलैरिटी सिर्फ M में थी। यहां पर ये इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट है। इनवेरिएंट लाइन में पॉइंट इनवेरिएंट्स नहीं होते। एक दफा जब मैं शुरू में इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, अभी नया नया था, एक्सपर्ट नहीं था, तो मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसने इनवेरिएंट लाइन मांगी और मैंने ना उस मैट्रिक्स के सामने इस तरह कर दिया, यानी यहां पर भी पॉइंट वही लिया और इधर भी वही पॉइंट सपोज कर लिया। तो जाहिर है कि मैं एक्चुअली इनवेरिएंट लाइन नहीं ढूंढ रहा था, इनवेरिएंट पॉइंट ढूंढ रहा था। तो इनवेरिएंट पॉइंट उस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, लाइन थी लेकिन पॉइंट नहीं था। तो जाहिर है फिर मेरे से क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ और एक एम्बेरसिंग, आई हैड टू कट अ सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ। तब मुझे पहली दफा पता चला कि इनवेरिएंट पॉइंट और इनवेरिएंट लाइन में फर्क होता है। अब ये जो है यहाँ पर आप क्लियर कट एक इनवेरिएंट लाइन की तरफ जा रहे हैं और फिर जब आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूं, और फिर जब आप ये काम करते हैं जो आप कल करते रहे हैं, ये और c प्लस डी एम एक्स इज इक्वल टू एम कैपिटल एक्स। और अब आपको पता है कि इसमें छोटा एक्स और कैपिटल एक्स, इनको एलिमिनेट करने की ट्रेडिशनल टेक्निक क्या थी कि आप एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। मैं कल इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा था, आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। और यहां से फिर आपको पता है आप इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इन एम बन जाती थी, क्वाड्रेटिक इन एम। और जब ये क्वाड्रेटिक इन एम बन जाती थी फिर आप इसको सॉल्व करते थे, आपके पास एम की दो वैल्यूज आ जाती थी। इस तरह आपके पास दो लाइनें आ जाती थी जो क्या थी, जो क्वाड्रेट जो थी, क्या उसे कहेंगे, इनवेरिएंट थी अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थी जी इनवेरिएंट लाइन थ्रू दी ओरिजिन जनाब। ठीक है कि नहीं। अब आगे पॉइंट आ गया जनाब, जी। और अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है जनाब, अल्लाह आपका भला करे। हाँ जी, शेयर, शेयर। अच्छा जी। अब वो बचपन में हमारे बाजू बड़े, हमारे जो क्लास में कोई लड़ाई हो जाए तो जो हमारे से ताकतवर बच्चा होता था या जो बड़े साइज का बच्चा होता था वो पकड़ के हमारा बाजू मरोड़ता था। और बाजू इस हद तक मरोड़ता था कि बाजू पे शेयर हो जाती थी। शेयर कैसे होती थी, ये फर्ज करें बाजू है, ये आगे फर्ज करें हाथ है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं, ये यूं इस तरह करके। जी समझ नहीं आई जी इसकी। मैं कह रहा हूँ जी, सर, समझ नहीं आई किसकी जो आप सुना रहे शेयर थे अभी। बात, तो आवाज आपकी कट रही थी।
ये अभी जो शेयर के पर्सपेक्टिव से शुरू की है, जी सर, जी सर। वो मैंने कहा कि बचपन में बाजू मरोड़ते थे ना हमारे सीनियर या हमारे से क्लास में कोई बड़ा ताकतवर लड़का हो, आपको याद है, मसलन फर्ज करें ये ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी डैश है, तो बाजू इस तरह से मुड़ता था कि मतलब वो उसका एक पोर्शन रोटेट हो जाता था ऐसे का, तो ये पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आगे जा चुका होता था और वो बी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट भी यूं आगे मूव कर चुका होता था, इस तरह से ए डैश और बी डैश। यानी जो बी के ए बी के सामने पॉइंट्स आ रहे थे जो पैरेलल यूं बन रहे थे, वो बाजू मरोड़े जाने की वजह से आगे चले जाते थे। इसे कहते हैं, ये तो खैर रोटेशनल शेयर है और ये बड़ी खतरनाक है, तो बड़ा दर्द होता था इससे। बहरहाल मैं शेयर का इंट्रोडक्शन सिंप्लीफाइड मॉडल में ये शुरू करता हूँ कि ये देखें, ये एक सर ब्लॉक, आपका तो कोई नहीं मोड़ता था हाथ। तो यार कसम से मैंने भी बड़ी मार खाई हुई है। यहाँ से फोर्स इस तरह पड़े और यहाँ से फोर्स इस तरह लगे, तो ये यूं हो जाता, इसे कहते हैं शेयर। इसे क्या कहते हैं? ये शेयर। देखें कि आपने उसको फोर्स इस तरह लगाया कि उसको उसकी शेप ही चेंज कर दी, इसे शेयर कहते हैं। अच्छा, शेयर की सर कोई और इसमें तो एग्जांपल भी? जी एरिया जी जो मैं होता सुन है रहा सर हूँ। इसका वो कांस्टेंट रहता है। क्या चीज कांस्टेंट रहती है? एरिया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ इमेज। जी ये अभी फिलहाल ये आगे की बात है, पर ये सिंप्लीफाइड जो शेयर है इसमें एरिया कांस्टेंट रहेगा, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये अभी आगे की बात है, मैं आ रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, मैं स्टेप बाय अभी शेयर को इंट्रोड्यूस कर। फर्ज करें कि ये आपकी घर की ये खिड़की है, ये खिड़की होगी घर की दीवार में, ये दीवार है जनाब। दीवार वैसे ज्यादा मोटी होती है और खिड़की जो होती है वो पतली होती है। ये दीवार होगी नीचे तक, ये दीवार। अब यहाँ पर आपको पता है खिड़की के ऊपर शेड भी होता है इस तरह करके, ठीक है कि नहीं? अब इस पे लगा दें या गमला अटैच कर दें। बाज लोग आपको पता है डेकोरेशन के लिए यहाँ एक गमला अटैच कर देते हैं। जब वो गमला पड़ता है तो इसके ऊपर एक इस तरफ को फोर्स डेवलप होती है, तो वो जो शेड आपने ऐसे बनाया हुआ था खिड़की के ऊपर, वो इस फोर्स की वजह से एक ऑपोजिट फोर्स यहाँ डेवलप होती है और वो एक्चुअली यूं हो जाता है। बहुत आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर जूम इन करें या गौर से देखें तो एक्चुअली यूं हुआ है। इसे ये कहेंगे शेयर में वो चला गया। इस तरह के जो मामलात हैं इन्हें शेयर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बड़ी सिंप्लीफाइड शेयर, ठीक है कि नहीं जनाब? बहुत ही बुनियादी किस्म की शेयर। और सबसे पहली क्या है शेयर में? सबसे केस नंबर 1, अब देखें जी, शेयर पैरेलल टू x axis and invariant line is also x axis। आप नोट करें कि बेटा जब आप स्ट्रेच पढ़ रहे थे तो उसमें इनवेरिएंट लाइन और पैरेलल जिसके मूव कर रहे थे वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे। और शेयर में आपने पहली चीज नोट की कि शेयर में इनवेरिएंट लाइन के पैरेलल ही मूव किया जाता है। शेयर में इनवेरिएंट लाइन के पैरेलल ही मूव किया जाता है। ये बुनियादी फर्क होते हैं। जो बंदा इन चीजों को नोट करता है वो ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है चीजों को, ठीक है कि नहीं? अब आए मैं इसके सामने बात करते हैं। इनवेरिएंट लाइन इज एक्स एक्सिस, दोनों ही सेम एक ही चीज, जिसके पैरेलल मूव कर रहा है वही इनवेरिएंट लाइन। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और आप जरा ये वाली लेंथ देखें, ये चीज, ये मैंने लाइन पर्पल लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है कि नहीं? अब ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट डी आ गया, ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें कि जनाब इधर से कोई फोर्स लगा है या हवा चली है इस तरफ से,
और उस हवा चलने के नतीजे में ये पर्पल लाइन ने कुछ इस तरह की मूवमेंट की, ये, और बी का इमेज बन गया इस जगह पर बी डैश, और सी चला गया इधर सी डैश, और डी चला गया डी डैश। ठीक है कि नहीं है? और ए अपनी जगह पर रहा, ए इनवेरिएंट रहा, और जो मूवमेंट हुई है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई है, और क्योंकि एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं वो नहीं हिले। आप देखें कि अच्छा आपने कहा होगा, अमूमन आप कहते हैं सर फर्ज करें कि अमूमन किसी जगह पर कोई ऐसे कोई पौधा लगा हुआ हो, अमूमन इस तरह करके कोई पौधा लगा हुआ हो, ये कोई पौधा है, ये उसके फल हैं या दरख्त है, ये यूं छोटा सा, तो जब उस पर हवा चलती है इस तरफ, तो वो अगर इस तरफ को मूव भी करे तो उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है, यानी वो इस तरह की मूवमेंट होती है, इसका ये सारा सेटअप इस तरह से हो जाता है। तो आप तो हाइट डिक्रीज ही नहीं कर रहे, आप तो जनाब वो उसको सेम हाइट पे ले रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हम मैथमेटिकली बहुत ही उसका सिंप्लीफाइड मॉडल ले रहे हैं, और उसमें हम उसकी एक तरफ को तो मूवमेंट दिखा रहे हैं लेकिन दूसरे एक्सिस में उसकी कोई चेंज इन हाइट नहीं दिखा रहे, हम दिखा रहे हैं कि उसकी हाइट चेंज नहीं। ठीक है कि नहीं? अब इस पॉइंट को बहुत गौर से देखते हैं। जी जी, अब ये चीज देखें, इसके बारे में क्या ये बात यूं लिखी जा सकती है? देखें, ये बहुत सारी सिमिलर फिगर्स ट्रायंगल्स बन रही हैं। ठीक है ना? आप देखें कि ट्रायंगल, जी जी 2 सेकंड थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जी, ये लें। ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू। ठीक है सर। अब देखें ट्रायंगल ए बी बी डैश is similar to triangle ACC dash is similar to triangle ADD dash. ABB dash और ACC dash और ADD dash similar. अब आगे चलते हैं, और अब इसमें ये चीज नोट करें, क्या आप इसे मानते हैं कि BB dash over AB is equal to CC dash over AC और DD dash over AD? इसको बेशक आप एक कांस्टेंट K कह दें। जी बेटा, यार आप सब लोग इसे मानते हैं जो मैंने लिखा है, BB डैश ओवर AB, CC डैश ओवर AC, DD डैश ओवर AD? क्या मुझे ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि मैंने क्या लिखा है ये? यस सर। अच्छा, इसको देखकर मैं के बारे में ये देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखने लगा हूं, इसे देखिए, के को मैं डिक्लेयर करता हूं शेयर फैक्टर, और इट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड पैरेलल टू इनवेरिएंट लाइन divided by distance from invariant. ये आपने गौर किया मैंने क्या लिखा है? डिस्टेंस शेयर फैक्टर क्या है कि डिस्टेंस मूव्ड पैरेलल टू इनवेरिएंट लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब है जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन से जितना ज्यादा दूर था उसने उतनी ज्यादा मूवमेंट की, और जो इनवेरिएंट लाइन से जितना नजदीक था उसने इतना कम मूवमेंट की। मुझे बताएं, कोई मसला तो नहीं है? जी, देखिए, जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन से दूर है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन से के करीब है उसने कम डिस्टेंस तय किया है। मुझे बताएं, इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो जी, यहां तक ठीक है? मैं आगे बात लेके चलूं? यस अच्छा, हाँ जी, सर, मैंने कहा इशू नहीं है कोई। आगे चलो।
अब एक बात गौर की तलब है कि ये पॉइंट डी है, डी के पॉइंट्स हैं एक्स वाई, और ये इसका इमेज है एक्स डैश, और वाई नहीं उसका बदला, या चले अब उसका जो वाई डैश है वो हम वही रख लेते हैं, ये वाई डैश है, वाई डैश एक्चुअली चेंज नहीं, वाई डैश और वाई बराबर। अच्छा, और क्या मैं ये कह सकता हूं कि जनाब अब अभी हमने पढ़ा है कि शेयर फैक्टर था डी डी डैश ओवर ए डी, तो क्या डी डी डैश एक्स डैश माइनस एक्स ओवर वाई नहीं है जी? हेलो यार, ये नहीं है? डू यू पीपल एग्री? डी डी डैश क्या है बेटा? हाँ सर यही है। देखें, ये देखें, इसका जो ये है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है डी का, वो ये उसका एक्स है, और ये इसका एक्स डैश ये है, और डी डी डैश जो है, डी डैश इमेज है उसका, वो जनाब एक्स डैश माइनस एक्स नहीं है, और यहां से के वाई इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, और एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई। इससे ये बात पता चली कि शेयर में, इन शेयर, और कौन सा शेयर? जो मोस्ट सिंप्लीफाइड शेयर, जी इन शेयर जो मोस्ट सिंप्लीफाइड शेयर था, शेयर भी कौन सा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी इनवेरिएंट लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल था और एक्स एक्सिस ही इनवेरिएंट। आप याद रखें कि स्ट्रेच जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जो इनवेरिएंट लाइन थी और जो पैरेलल मूवमेंट थी वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर। कि इसमें हुआ क्या है कि पॉइंट एक्स वाई उठ के कहां चला गया है? एक्स वाई उठ के किधर चला गया है? वो एक्स प्लस के वाई कॉमा वाई में चला गया। एक्स प्लस के वाई कॉमा वाई पे चला गया, क्योंकि वाई तो बदला नहीं है, बदला है एक्स, और एक्स बदला है इन प्रोपोर्शन टू वाई। एक्स में चेंज आई है इन प्रोपोर्शन, वो एक्स जिसका वाई सबसे ज्यादा था, इस डायग्राम में देख लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा चेंज हुआ है जिसका वाई ज्यादा। और ये अगर आप देखें, डिस्टेंस मूव्ड पैरेलल टू इनवेरिएंट लाइन ओवर डिस्टेंस फ्रॉम इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसका मतलब है कि पॉइंट एक्स वाई किधर चला गया? एक्स प्लस के वाई वाई पर। अच्छा, तो इसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा बनेगा? आपको पता है कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तो ये होगा कि 1 0 की फाइनल पोजीशन यहां आएगी, 0 1 की फाइनल पोजीशन यहां आएगी। ठीक है, ऐसा करें कि ये जो आपने अभी चीज पढ़ी है कि एक्स वाई ट्रांसफॉर्म हो गया एक्स प्लस के वाई कॉमा वाई पे, इसे 1 0 पे अप्लाई करें। इसे जब आप 1 0 पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जी? जब आप इसे 1 0 पे अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के टाइम 0 कॉमा 0 1 कॉमा 0, पता चला कि 1 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है। अगर एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है तो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स भी इनवेरिएंट। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब 0 1 पर इसे अप्लाई करें तो 0 1 कहां चला जाएगा? 0 प्लस के इंटू 1 कॉमा 1, ये क्या बनता है? के कॉमा 1, सॉरी के कॉमा 1, तो ये चीज बन जाएगी के कॉमा 1। अब ये देखें, अब आपके पास आ गया जी शेयर मैट्रिक्स। क्या जी? शेयर मैट्रिक्स। शेयर मैट्रिक्स क्या करता है? उसका ये चीज है, ये मैट्रिक्स। और आप नोट करें कि आप इस पहचानने का तरीका पूछें क्या है। देखिए, आपने ये जो चीज पढ़ी थी, ये मैट्रिक्स था जो एनलार्जमेंट करता था। ये क्या था? एनलार्जमेंट थी।
या टू वे स्ट्रेच कह लें आप, एनलार्जमेंट को आप टू वे स्ट्रेच कह लें, और K001 ये आप कह लें स्ट्रेच। और अब आप नोट करें कि शेयर क्या है, शेयर में 3 वैल्यूज भरी हुई और 1 0। ये पहचानने के तरीके होते हैं किसी कौन सा क्या। अब ये शेयर मैट्रिक्स है जिसमें फैक्टर ऑफ शेयर K है, और इसमें एक्स एक्सिस ही इनवेरिएंट है और एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने मूव किया। अब जब ये मैट्रिक्स लगाएंगे तो पूछे होगा क्या, मैं बताता हूं आपके सामने। लेट्स से कि हम अपना K ले लेते हैं 2, K2 ले लेते हैं, तो हमारा शेयर मैट्रिक्स क्या, वो शेयर का मैट्रिक्स क्या बन गया ये। अब इस पॉइंट की खूबी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, सो इस मैट्रिक्स की क्या खूबी, ये फर्ज करें सबसे सिंप्लीफाइड, इसको हम एक स्क्वायर देते हैं 1 0 0 1। जब आप इसके ऊपर ये मैट्रिक्स के ऊपर ये शेयर लगाएंगे, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये 1 1 है और ये 0 0, हम इसको कह लेते हैं ये O A B और C, यहां लगाएं 1 0 2 1, ये है जी शेयर मैट्रिक्स। इसके सामने या 0 0 1 0 1 1 0 1, ये आपका A है, B है, C है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। देखिए मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक की है, कोई बंदा नेक बंदा चेक करे कहीं मैंने गलत ना कर दी हो। हेलो जी, जी सही है ठीक ही सर। है, बिल्कुल सही। अच्छा ये जनाब A डैश है, ये B डैश है, ये C डैश है, ये O डैश। जब हम इन्हें प्लॉट करने निकले तो जो सूरत हाल पेश आई वो ये थी। ये आप नोट करें कि जो ये येलो स्क्वायर था वो ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये है जी शेयर। शेयर क्या करती है कि वो बॉडी की शक्ल ही खराब कर देती है। अच्छा मजे की बात यह कि एरिया चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता, एरिया चेंज नहीं। अब ये जो मैं देखें आप, इसमें स्क्वायर जो है वो एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, तो या रोम्बस, हाँ पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। ये पैरेललोग्राम का एरिया यानी ब्लू एरिया और ये जो येलो एरिया है जो कि स्क्वायर का एरिया है, ये दोनों बराबर हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता आप कैलकुलेट करके देख लें, ये दोनों बराबर हैं। और इसका मतलब है कि शेयर में एरिया नहीं चेंज होता। अगर शेयर में हाँ सर, एरिया ये नहीं, जी हमें हमें ये बात इस तरह भी पता चलती है ना कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो भी इसका 1 आता है कि ये शेयर बिल्कुल मैट्रिक्स। आपने सही कहा। बिल्कुल मैं यही बात कहने लगा था कि इसके आपने पढ़ा हुआ है, आपने काफी दिनों से एक चीज बार बार हम पढ़ रहे हैं और वो ये है कि एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू पे डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 1 आ रही है, एरिया नहीं चाहिए। अच्छा अब आप ये चीज देखें कि ये जो फिगर आपने अभी बनाई है इसका इनवेरिएंट लाइन के साथ मतलब एक कनेक्शन था। अब हम एक फिगर बनाएंगे जो हवा में हो और फिर देखेंगे कि उसके साथ क्या मामला पेश आते हैं। ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम जरा पेज टेम्पलेट चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, ये कर लेते हैं। ठीक है जी, हाँ ये जबरदस्त। आप इसमें देखें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस।
और हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही मूव कर रहे हैं और एक्स एक्सिस ही हमारी इनवेरिएंट लाइन है। लेकिन जिस चीज के ऊपर हम अब शेयर लगाएंगे वो हवा हवा में हमने उसको वो बनाया, मतलब ऐसे बनाया। ये देखिए, ये नो, ये हमारा ए बन गया, ये बी हो गया, ये सी हो, ठीक है। और आप नोट करें कि इसका एरिया अभी हम निकाल लेते हैं। इसका एरिया आपको नजर आ रहा है 1/2 बेस इनटू हाइट, वो आ रहा है 4.5 यूनिट्स। हमने इसका एरिया पहले ही निकाल, ठीक है ना। इसका एरिया ये आ गया। अब जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 और 15। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या? 3,5। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक शेयर लगाते हैं। शेयर मैट्रिक्स जो हमने चुना है, लेट्स से वो ये वाला मैट्रिक्स 3, 1, यानी शेयर, इसका शेयर फैक्टर 3 है। और यहां हम ए लिखते हैं 1, 2, बी लिखते हैं 4, 2 और 3 लिखते हैं, सी लिखते हैं 3, 5। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करें तो आप देखें बात क्या पहुंचती है। 7, 2, 4 प्लस 6, 10, 2, 15 प्लस 3, 18, 5। यार देखिए, ये मैंने गलत तो नहीं किया कैलकुलेट, जरा चेक करें। हेलो, ये जनाब ए डैश का इमेज है, ये बी डैश का इमेज है, ये सॉरी ए डैश ए का इमेज है, बी डैश बी का इमेज है, सी डैश सी का इमेज। अब ए कहाँ पहुंचा? 7, 2 पे ए डैश, और बी डैश कहाँ पहुंचा? 10, 2 पे, और सी डैश कहाँ पहुंचा? ये। तो ये क्या बनेगा? आपने देखा कि जनाब ट्रायंगल की शक्ल किस हद तक पिचक गई। मगर आप ये चीज जहन में रखिएगा कि ये बेस इसका 3 है और इसकी हाइट बदस्तूर 3 है, और ये जो डार्क एरिया है, जो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, वो बदस्तूर वो कितना है? 1/2 बेस इनटू हाइट 4.5 यूनिट्स। और ये किस एरिया के बराबर है? इस एरिया के बराबर है, ब्लू एरिया, ब्लैक एरिया ब्लू एरिया के बराबर। ब्लैक एरिया जो है वो ब्लू एरिया के बराबर है जी। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी वो 1 थी। एरिया ऑफ द इमेज ओवर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट वही रहेगी। अच्छा, इन फिगर्स को देखकर बंदा कैसे एनालिसिस कर सकता है कि जनाब इनवेरिएंट लाइन क्या है? अभी तो मैंने आपको पहले बता दी कि इनवेरिएंट लाइन एक्स एक्सिस है, लेकिन वैसे कैसे कर सकता है तो वो मैं बता देता हूँ। ये देखें, अब आप खुद देखें, ये ट्राइंगल, ये इसमें ए है, ये बी है, ये सी है। सी पहुंच गया इधर कहीं सबसे दूर, ए जो है वो यहाँ है, बी यहाँ है। अब ये देखें, ए डैश, बी डैश और सी डैश। ठीक है कि नहीं? इसका तरीका ये होता है कि आप
इस लाइन को AC को ऐसे एक्सटेंड करें और उधर से CA डैश को एक्सटेंड करें। ये दोनों जहां आकर इंटरसेक्ट करते हैं, फर्स्ट करें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और इधर से इसे एक्सटेंड करें और इधर से इसे एक्सटेंड करें। फर्स्ट करेंगे जहां पर आकर मीट करते हैं, या चले मैं 1 मिनट ठहरे, डायग्राम टू द स्केल थोड़ी बाहर हो रही है स्केल से, मैं इसको थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ। इतनी स्क्रीन नहीं है जितनी मैंने डायग्राम बड़ी कर दी है। ये देखें, फर्ज करें किसी इमेज जो है वो ये शेयर ने ये इमेज बनाया है, पहले मैंने जरा ज्यादा ही उसको मूव करा दिया था, A डैश B डैश और C, ठीक है। अब आप देखें यहाँ से मैं CA को एक्सटेंड करें और C डैश और A डैश को इंटरसेक्ट करें, ये पॉइंट यहाँ मीट करता है। और फिर क्या करें, आप CB को एक्सटेंड करें और C डैश B डैश को एक्सटेंड करें, ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है। फिर इन्हें बेटा, ये जो 2 पॉइंट है इन्हें आप मिला दें तो ये आपकी इनवेरिएंट लाइन आ गई। तो ये इनवेरिएंट लाइन को पहचानने का एक तरीका होता है। और आप खुद देखें यहाँ पर आप इसको CA डैश को यूं लेकर आए यूं और C डैश A डैश को यूं लेकर आए, एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। इसी तरह से CB को इधर लेकर आए, C डैश B डैश को यूं लेकर आए, ये यहाँ मीट करेंगे। और आप फिर इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं अगर ऐसे, तो आपको पता है आप एक्स एक्सिस ही को ट्रेस कर। इससे ये बात पता चली आपको कि इनवेरिएंट लाइन इस तरह से ढूंढी जा सकती। जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी है, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है इनवेरिएंट, जिसमें इनवेरिएंट लाइन एक्स एक्सिस है और मूवमेंट भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई है। और उसके बाद जो वाई एक्सिस के पैरेलल है वो ये है, ये चीज जो है ये मैट्रिक्स और शेयर मैट्रिक्स है जिसमें इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस है और फैक्टर ऑफ शेयर जो है, फैक्टर ऑफ शेयर जो है वो के। और इस जब ये वाली आप अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ये जब इस तरह की मूवमेंट कर लेता है, ये इस तरह की पैरेललोग्राम में कन्वर्ट होगी, इस तरह की पैरेललोग्राम, एरिया चेंज नहीं होगा। उसके अलावा और तरह की भी शेयर्स हो, और मुमकिन है और तरह की शेयर्स ऐसी हों जिनमें ये चारों वैल्यूज नॉन जीरो हों, ठीक है कि नहीं। तो आए हम, ये हमारा था शेयर के साथ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे चलते, कल हमने एक क्वेश्चन खोला था जो शेयर से रिलेटेड था, लेकिन हमने उसे किया नहीं और हमने कहा था कि नहीं हम ये नहीं करेंगे फिलहाल। तो आए जनाब उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है। गालिबन वो विंटर 2020 का क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर 11 था अगर मुझे याद है सही तो। गालिबन वो ये वाला, अल्लाह करे अब यही हो। जी बिल्कुल, ये देखें। और इसमें मजे की बात है कि इसमें डबल वो लगी हुई है, डबल ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई। और चूंकि उस वक्त मैंने शेयर इंट्रोड्यूस ही नहीं कराई थी तो मजबूरन मुझे इसको उसी वक्त छोड़ना पड़ा। कहता था मैट्रिक्स M इज गिवन बाय दिस, इसमें अब 2 ट्रांसफॉर्मेशन, एक शेयर है और एक स्ट्रेच है, where A and B are positive constant. The matrix M represents a sequence of 2 geometrical transformations. State the type of each transformation and make clear the order in which they are applied. सबसे पहली बात है कि which is applied in first in order, which is applied first in order. वो कौन सी है बेटा? आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ लेकर रखते हैं, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होता है उससे, इसका मतलब सबसे पहले वो पॉइंट स्ट्रेच होगा, फिर उसके बाद ये उसके इमेज से मल्टीप्लाई होगा, तो पता चला कि सबसे पहले स्ट्रेच इज अप्लाइड, ठीक है ना, विच इज अप्लाइड फर्स्ट इन ऑर्डर। तो आप कहेंगे स्ट्रेच इज अप्लाइड फर्स्ट।
आप लिखेंगे कि ये A0 represents a stretch parallel to x-axis and y-axis invariant parallel to x-axis and y-axis is invariant. आप नोट करें कि स्ट्रेच में जिसके पैरेलल मूव कर रहे हैं और जो इनवेरिएंट लाइन है वो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और फैक्टर ऑफ स्ट्रेच क्या है? फैक्टर ऑफ स्ट्रेच जी कितना बनता है? वो ए है जो बात दिया हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है दूसरी बात कि उसके बाद अप्लाइड सेकेंड एंड ऑर्डर। आप इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जो स्ट्रेच के सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स होते हैं उसमें 2 जीरोस होते हैं और शेयर के मैट्रिक्स में 1 जीरो होता है और शेयर के मैट्रिक्स में 3 चीजें एंट्रीज भरी हुई होती है। अप्लाइड सेकेंड इन ऑर्डर में कौन आता है? वो है जी शेयर, और उसका शेयर फैक्टर क्या है? शेयर फैक्टर उसका बी है, और उसमें मूवमेंट क्या है? मूवमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसमें मूवमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और उसमें वो क्या है? इनवेरिएंट लाइन क्या है? वो एक्स एक्सिस। ये चीज आ गई, ठीक है कि नहीं है? अब वो कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी द मैट्रिक्स व्हिच ट्रांसफॉर्म्स पैरेललोग्राम ओपी क्यू ओपी अच्छा ठीक है जी। द यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एम ऑनटू अ पैरेललोग्राम। अच्छा अच्छा, अब देखिए इस मैट्रिक्स को एम को जरा पहले सिंप्लीफाई तो कर लें। ये दो मैट्रिक्स हैं 1B0 1 और A0 0 1, ठीक है कि नहीं? इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनता है जी? AB0। बेटा आप लोग मानते हैं यही है? हेलो जी यार, जी मैट्रिक्स सर, एम यही बन। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? ये देखें, ये एक स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है ये, सॉरी ये यूनिट स्क्वायर है, ये यूनिट स्क्वायर है। यूनिट का मतलब है इसकी ये डायमेंशंस 1 है। इसको पहले उसने खींच के क्या किया? स्ट्रेच किया, खींच के इसको लंबा बना दिया। लंबा इस तरह से किया कि ये ए कर दिया, ये 1 कर दिया, ठीक है। ऐसा करने के बाद उसको माफी नहीं दी, उसके पास शेयर भी लगाई है। उसको शेयर जब लगाई है तो उसकी शक्ल ही बिगाड़ के रख दी। ये काम कर, ठीक है कि नहीं? ये चीज उसके साथ, ये सलूक किया उसके साथ। इसका मतलब है कि इस सर हमारे मैट्रिक्स ने सिलेबस में सिर्फ एक्स एक्सिस पे इनवेरिएंट हाँ शेयर है क्या? क्या फिर वाई क्या एक्सिस क्या वाला भी है? जी जी हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस का शेयर है या फिर नहीं नहीं वाई नहीं, एक्सिस का दोनों शेयर भी है? दोनों दोनों है, दोनों है, दोनों है, दोनों दोनों है, और वो दोनों है। दोनों एक साथ भी लग सकते हैं, मतलब वो वाई भी डिपेंड हो और करता है। एक्स भी हो? अभी देखते हैं, अभी कोई क्वेश्चन आता है तो हम डिस्कस करें। सामने क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। वो फिर अगर दोनों लगाए तो शक्ल बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। हेलो, और मेरा ख्याल है कि वो नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर वो जो है ना, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स शेयर्स होती हैं फिर इन्हें सुपर कंप्यूटर्स के साथ मॉडल करके देखते हैं। जिस तरह जहाज वगैरह का एक्सीडेंट होता है तो उनके डिफरेंट पार्ट्स बेंड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो उनके तो बड़ी कॉम्प्लेक्स शेयर्स होती हैं उनके साथ। ठीक है सर। अच्छा, अब ये चीज देखिए, द यूनिट स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन इज ट्रांसफॉर्म टू अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए एम खुद क्या है? एम जो है वो है AB0 1, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये एक स्ट्रेच और शियर का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें शियर भी है और स्ट्रेच भी है।
और स्ट्रेच पहले है, ठीक है। अब अगर एक यूनिट स्क्वायर जो है, ये यूनिट स्क्वायर है, इसको उठाकर आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया इस तरह करके, और वो पैरेललोग्राम OPQR है, और ये काम किया किसने है? मैट्रिक्स M ने किया है। तो वो OPQR को वापस उस यूनिट स्क्वायर पे कौन लेकर आएगा? देखिए, विच ट्रांसफॉर्म्स इस Inverse. पैरेललोग्राम बैक। तो वो कौन करेगा ये काम? M इनवर्स करेगा। और M इनवर्स किसके बराबर है? ये नहीं, और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया। तो ये आपने उसको बताया कि ये काम यूनिट स्क्वायर करेगा जो वापस ले आएगा उसको, ठीक है। अच्छा जी, इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQR is 2 centimeter square and the line x plus 3y is सर थोड़ा सा invariant. ऊपर ले जाएंगे? जी मैं बता, invariant under the transformation find the values of this. बड़ा मजे का सवाल है, जबरदस्त जी। ठीक है यार, क्या नहीं? हेलो, ठीक है सर। अच्छा, ये मैट्रिक्स को हम साथ ले जाते हैं आगे, और हम ये चीजें क्योंकि हमें भूल ना जाएं फिर, चलो इस पूरे को इस बात ले जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, अगले पार्ट के साथ लिंक करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे को बड़ा मजे का लगा। अच्छा, वो कहता है जनाब के, अब आपको पता है कि वो जो यूनिट स्क्वायर था वो क्या कहते हैं, जो हुआ क्या था, एम ने किया क्या था जी? हम सबसे पहले तो एक यूनिट स्क्वायर था, यही था ना यूनिट स्क्वायर, उसको उसने बना दिया, किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया? इसमें OPQR में, जिसका एरिया 2 है, इसका एरिया 1 था। तो अब आप मुझे बताएं कि एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? 2 over डिटर्मिनेंट 1, का मैग्नीट्यूड। और डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर? M का डिटर्मिनेंट क्या है? A है खाली, तो दिस शुड बी इक्वल टू A। पता चला कि A तो 2 हो, A निकल आया, मजे की बात है। अब आपको एक इशारा उसने इनवेरिएंट लाइन का भी दिया है, इसका मतलब ये है, देखें, x plus 3y is equal to 0 या x is equal to minus 3y। आप इसको ना ऐसे भी ले सकते हैं, x कॉमा y, और इसको लिख सकते हैं जनाब x कॉमा माइनस एक्स बाई 3 लिख सकते हैं आप इसको, यानी y को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस तरह लिखें, आप -3 यूं भी लिख सकते हैं। आप सारा कुछ, यू कैन कीप थिंग्स इन y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो ये इसका मतलब है, यू कैन इवन सपोज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट आप सपोज कर सकते हैं -3y, y, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि ये लाइन है किधर? ये लाइन है, ये कुछ इस तरह की लाइन है, y is equal to -x/3, ऐसी लाइन बनेगी जी। यूं लाइन है ये, y is equal to -1/3x, ठीक है, इस तरह की लाइन होगी। अब वो कहता ये है कि कहता है कि पॉइंट्स इनवेरिएंट नहीं है। इसका मतलब है कि इस लाइन पर कोई पॉइंट है जो यूं है, कोई पॉइंट है जो यूं है, और वो इसी लाइन पर रहता है और इधर कहीं चला जाता है, और -3 कैपिटल Y और कैपिटल Y बन जाता है, ठीक है। अब आप मैट्रिक्स M को देखिए, वो क्या है, मैं उसको लिखता हूं। मैट्रिक्स M में A B 0 1 और A 2 है,
तो फिर मैं ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जिसकी पता है उससे तो उसको तो ना लेके घसीटे। और यहाँ पर -3y, y जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है -3y कैपिटल Y में। कल हमने याद है ये चीजें पढ़ी थी। ये बन गया जनाब -6y + by, y इज इक्वल टू -3 कैपिटल Y। ये बन, जब आपने इसे कंपेयर किया तो -6y + by इज इक्वल टू -3 कैपिटल Y, और नीचे वाली एंट्री को कंपेयर किया तो स्मॉल y और कैपिटल Y बराबर है। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर ये अब आपको बेशक डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें खुद बहुत सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रही। कैपिटल Y की जगह स्मॉल y डाल दें, -6 + b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3 + 6, तो b बराबर किसके है? 3। तो जनाब ये था वो क्वेश्चन जो आपने किया। और अब अगर आप नोट करें तो मैं आपके सामने सिर्फ ये पेश करना चाहता हूँ कि ये अब तक आपने पूछे कौन कौन से क्वेश्चन। नवंबर 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, उनमें से ये एक क्वेश्चन ये था। आपको पता पेपर 3 होते हैं, लेकिन वो 3 एक्चुअली मैच करते हैं। मैं 1 मिनट जरा रिकॉर्डिंग ऑफ करूं।